गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू बेटा? सही हो, सुरक्षित हो? तो बेटा आपको बड़े भाई साहब सारा पाठ संपूर्ण करवा दिया था, ठीक है। तो जीवन मूल्य तो आपने लिख ही लिए होंगे। तो बेटा आप हरिहर काका, आज हम पाठ करेंगे हरिहर काका या जीवन मूल्य। हम ऐसा करेंगे जो बड़े भाई साहब पाठ के जीवन मूल्य के कितने प्रश्न करवाए हैं, 1 2 करवाए हैं, 3 करवाए हैं। तो ये इकट्ठे जीवन मूल्य बाद में करवा देंगे। पहले पाठ्य पुस्तक के टेक्स्ट बुक के प्रश्न करवा देते हैं आपको। हरिहर काका संचन भाग 2, ये आपके फर्स्ट जो फेस है, सारे चैप्टर्स फर्स्ट फेस में ही आएंगे, क्योंकि सेकंड फेस में तो आपको सब्जेक्टिव टाइप ही है, ठीक है ना। तो आइए हरिहर काका का पाठ दोबारा से, पहले इसका सार समझ लेते हैं कि यह मिथिलेश्वर किसके द्वारा लिखित है बेटा? सर हरिहर काका मिथिलेश्वर द्वारा। तो इस पाठ में उन्होंने क्या स्पष्ट किया है कि जो गांव का जीवन होता है वह बहुत ही जटिल होता जा रहा है और वहाँ पर लोग स्वार्थी हो रहे हैं। आम लोग हैं जो उनका शोषण बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही इस कहानी में मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका के बहाने एक गांव के परिवार का जो वर्णन है उसका ही नहीं, लेकिन धार्मिक स्थानों जहां लोग आस्था रखते हैं तो उसका भी स्वार्थी मनोवृत्ति का वर्णन दर्शाया है। इसमें एक वृद्ध संतान थे हरिहर काका जी, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन भाई जमीन उनकी बराबर थी सारे भाइयों की, और उनके भाइयों की जो निगाह थी उनकी ज़मीन पर थी। तो दोनों ही एक उनको हरिहर काका के लिए परिवार और ठाकुर बारी बेटे मंदिर को कहा जाता था। तो दोनों उनके लिए विकराल बन जाते हैं और परिवार को, ना तो हरिहर काका की परिवार को कोई चिंता थी और ना ही ठाकुर बारी के अध्यक्ष को। तो दोनों का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से हरिहर काका की ज़मीन को हथिया लेना। इसलिए परिवार के लोगों, ठाकुर जी के मठाधीश ने हरिहर काका से ज़मीन लेने के छल कपट का सहारा लिया। लेकिन ये कहानी क्या कहती है कि पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को रिश्ते कुचल जाते हैं। बेदखल करती हुई, पांव पसारती हुई स्वार्थ लोलुपता, धर्म की आड़ में फलने फूलने वाले बुरे कर्म और हिंसा वृत्ति को बेपर्दा करती है और आज के ग्रामीण जीवन की ही नहीं अपितु शहरी जीवन की भी वास्तविकता को यह उजागर करती है। यह गाँवों में ही नहीं अपितु शहरों में भी है। आइए अब प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? कथावाचक किसे कहते हैं बेटा? जो इस कहानी का लेखक है, ठीक है। लेखक और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध है? लेखक ने अपने जो घटना थी, सत्य घटना हुई थी, उसको बयान किया है इसमें। जो जिनके साथ वो रहता था, कौन? हरिहर काका। तो हरिहर काका और कथावाचक यानी लेखक दोनों ही बीच में पड़े हुए बड़े ही मधुर और आत्मीय संबंध थे दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो इसके कई कारण थे। जैसे हरिहर काका लेखक के पड़ोसी भी थे और लेखक की माँ के अनुसार हरिहर काका लेखक को बचपन से ही प्यार किया करते थे। कथावाचक जो लेखक है, उसके बड़े होने पर भी उसकी सबसे पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई थी। दोनों आपस में बहुत ही खुलकर बातें किया करते थे, ठीक है, क्योंकि वे निसंतान थे। और जब वे बड़े हुए तो उनकी हरिहर काका से दोस्ती हो गई। हरिहर काका ने उनकी मित्रता स्वीकार की और अपने मन की सारी बात वो एक दूसरे से कर लेते थे। तो एक दूसरे से कुछ भी छिपाते नहीं थे। तो यही कारण था कि हरिहर काका और कथावाचक में उम्र का फासला होते हुए भी बहुत गहरा संबंध था। प्रश्न 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? क्यों लगते थे बेटा एक ही श्रेणी के? क्योंकि हरिहर काका को
दोनों में स्वार्थ वृत्ति थी, दोनों में हिंसा वृत्ति थी। हिंसा के द्वारा हथियाना चाहते थे, स्वार्थ के कारण हथियाना चाहते थे। हरिहर के पास 15 बीघे ज़मीन थी, कोई भी उसकी संतान नहीं थी, और इसलिए महंत और हरिहर काका के जो भाई हैं वे उन्हें खेत अपने नाम लिखवाना चाहते थे। हरिहर काका अपने जीवित रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते थे, नहीं चाहते थे, इसलिए महंत और भाई अपने अपने ढंग से ज़मीन हथियाने के लिए उस पर अत्याचार करते थे। महंत जो था वह दूसरों को मोह माया से दूर करने वाला और उसको दूसरे जन्म को सुधारने का उपदेश देते रहते हैं, और वही हरिहर काका के खेतों के नाम कराने के लिए उनको फिर मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो दूसरी ओर खून के रिश्ते और उनके सगे भाई खेतों को लेकर उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यही कारण था कि हरिहर काका को दोनों ही जो गुट थे वो एक ही श्रेणी के दिखाई देते थे। प्रश्न 3, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका प्रश्न 3 है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो कारण थे उनसे क्या मनोवृत्ति पता चलती है। इस प्रश्न का मतलब है बेटा कि जो ठाकुर बारी में लोग श्रद्धा रखते थे, चढ़ावे करते थे, तो उनकी मानसिक वृत्ति क्या है, वे कैसा सोचते थे लोग जो उसको चढ़ावा देते थे। देखो, इसमें गांव में 3 स्थान थे, एक तालाब, एक पुराना बरगद का पेड़ और ठाकुर बाड़ी। ये 3 चीज़ें वहाँ गांव में थी, तालाब, पुराना बरगद का पेड़ और ठाकुर बाड़ी। तो ठाकुर बाड़ी में सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा होती थी, ठाकुर श्री कृष्ण को कहते हैं ना, तो ठाकुर जी की पूजा होती थी। गांव के लोगों में ठाकुर के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, वे लोग अपना हर कार्य की छोटी बड़ी सफलता का जो श्रेय है वह ठाकुर जी को देते थे। जिसको जैसी सफलता मिलती थी वैसा ही चढ़ावा ठाकुर जी को चढ़ा दिया करते थे। ज़्यादा का फ़ायदा होता ज़्यादा चढ़ावा दे देते थे, थोड़ा फ़ायदा होता थोड़ा चढ़ावा दे देते थे। यानी वे चढ़ावे में रुपए, जेवर और अनाज भी दे देते थे। तो मतलब जो भी अच्छा काम होता वो सोचते थे कि ठाकुर जी ने ही किया है। तो यदि किसी को अपने काम में बहुत अधिक खुशी मिलती तो एक ज़मीन का छोटा सा हिस्सा भी दे देते थे, टुकड़ा भी ठाकुर के नाम लिख देते थे। तो इस प्रकार लोगों का ठाकुर जी के प्रति अंधविश्वास का पता चलता कि अंधविश्वास था उन्हें, और लोगों के इस विश्वास के कारण ही ठाकुर जी का विकास हुआ। गांव के विकास की अपेक्षा 1000 गुना हो गया था। यानी गांव का विकास इतना नहीं हुआ जितना ठाकुर बाड़ी का विकास हो गया था। अब है प्रश्न 4 कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ कैसे रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब हरिहर काका जो है कथावाचक के पड़ोस में रहते थे। हरिहर काका समझदार व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनके 3 भाई थे, तीनों भाइयों का अपना अपना परिवार था। हरिहर काका ने 2 शादियां की, लेकिन उनकी पत्नियों से कोई संतान नहीं हुई और दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। अब लोगों ने उन्हें तीसरी शादी के लिए कहा, लेकिन बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण उन्होंने मना कर दिया। तो इस प्रकार उनके हिस्से के खेतों पर अधिकार तीनों भाइयों का था। आरंभ में तो हरिहर काका की घर में अच्छी देखभाल होती थी, अच्छा खाना मिलता था, अच्छा पत्नियां सब कुछ देते थे, लेकिन बाद में उनकी पत्नियों ने उनकी अनदेखी करनी शुरू कर दी। हरिहर काका को बहुत दुख हुआ। दुखी और कोमल मन लाभ ठाकुर बारी के महंत जी ने उठाया। यानी जो दुखी थे और उनका कोमल मन था उसका फ़ायदा किसने उठाया, ठाकुर बारी के महंत ने। उसने भी अपना उसको अगले जन्म को सुधारने की शिक्षा देकर ठाकुर बारी के नाम ज़मीन लिखने के लिए बोला। अब उधर भाइयों को जब इसकी भनक पड़ी तो उन्होंने भी काका पर दबाव डालना शुरू कर दिया। हरिहर काका सीधे तो थे ही, उन्हें दीन दुनिया का इतना ज्ञान नहीं था। वे जीवित रहते हुए अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करना चाहते थे।
तो उन्होंने बहुत से लोगों को देखा था, अनुभव था उनको, और सब कुछ जिन लोगों ने जीवित रहते हुए सब कुछ अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया था, तो बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ा था। तो अंत में उन लोगों को कोई नहीं पूछता था, इसलिए जीवित रहते हुए वे किसी को अपनी ज़मीन नाम नहीं करना चाहते थे। इससे लगता है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को बहुत समझ थी। अब आ जाइए प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 है कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे और उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा व्यवहार किया। या महंत ने हरिहर काका से जमीन नसीहत होते ना देखकर क्या उपाय सोचा। जब उन्होंने देखा कि हरिहर काका जमीन नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने और क्या किया, क्या अत्याचार किए हरिहर काका पर। आंसर है इसका कि हरिहर को जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाले ठाकुर बारी के जो महंत जी के ही आदमी थे, जो जबरदस्ती उठाकर लेकर गए वो ठाकुर बारी के ही आदमी थे। जो महंत जो कहते हैं बेटे अध्यक्ष को, जो ठाकुर बारी का अध्यक्ष था। अब महंत जी हरिहर काका के खेत अपने नाम लिखवाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि हरिहर काका सीधे ढंग से खेत नाम नहीं लिख रहे हैं तो उन्होंने उसे घर से उठवा लिया। महंत जी ने हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी के कमरे में बंद कर दिया। अब बंद कमरे में हरिहर काका को मारा गया, पीटा गया, उनको जबरदस्ती कोरे कागज पर अंगूठे लगवाने के निशान लगाए गए, हाथों पैरों को कपड़े से बांध दिया गया और मुंह में कपड़ा ठूंस कर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। अब है प्रश्न नंबर 6। हरिहर काका हाँ जी, प्रश्न नंबर 6 है कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे। देखो बेटा, हरिहर की मामले में गांव वाले 2 गुट में बंट गए थे, 2 पक्ष हो गए थे। एक गुट महंत जी के पक्ष में था और दूसरा गुट उनके भाइयों के पक्ष में था। अब महंत जी के पक्ष के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे और उनकी राय यह थी कि हरिहर काका को अपनी जो ज़मीन है वह ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, क्योंकि उससे उसका जो यश है, जो उसकी कीर्ति है वह स्थिर बनी रहेगी। ये वो लोग थे जो चंद जिनका पेट ठाकुर जी के जो भोग लगाया जाता है उस हलवा पूरी से भरता था, तो सारा दिन उनको कुछ भी ना करने की आदत हो गई थी और फ्री फंड में लोगों द्वारा चढ़ावा खाते थे। तो ये वो लोग थे। तो दूसरे गुट में जो थे गांव के उन्नतिशील विचारों के थे, प्रगतिशील विचारों के लोग थे, जो किसान थे गांव के, वो उन लोगों की स्थिति हरिहर काका के समान थी। तो वे खून के रिश्तों में विश्वास भी करते थे। उनके अनुसार व्यक्ति का गुजारा अपने परिवार से ही होता है। तो इस प्रकार से हरिहर काका के मामले को लेकर गांव वाले अपनी अपनी राय दे रहे थे। अब है प्रश्न 7। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य ज्ञान से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है या वरण करने के लिए, चुनने के लिए तैयार हो जाता है। अब हरिहर काका के 4 भाई थे, जैसा आपको बताया कि 3 भाइयों का भरपूर परिवार था, लेकिन हरिहर काका के कोई संतान ही नहीं थी। तो इन्होंने अब सारा समय भाइयों के परिवार में बिताना शुरू किया। शुरू में भाइयों ने उनका बहुत से आदर सत्कार भी किया, लेकिन बाद में रूखा सूखा खाने को दे देते थे और वो भी कई बार देना भूल जाते थे। तो जिस दिन हरिहर काका ने अपने खेतों पर अपना अधिकार जमाया, उसी दिन से तीनों भाई उसका और महंत जी उसका ख्याल रखने लगे। हरिहर काका अनपढ़ थे, वे समझ गए थे कि सारा आदर सत्कार उनके खेतों के कारण है। जब तक उनके पास ज़मीन है तब तक ये मेरा आदर कर रहे हैं।
और इनके नाम ज़मीन करवाने के बाद वो आदर करना छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने अपने जीवित रहते हुए अपने खेत किसी के भी नाम करने से मना कर दिया। उसी दिन से उसके भाई और महंत उसके दुश्मन बन गए। हरिहर काका उन लोगों से भय मुक्त हो गए थे, क्योंकि वे अपनी कीमत जान चुके थे। इसलिए वे खेतों का उत्तराधिकारी किसी को भी नहीं बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जब तक खेत उनके पास हैं, लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और बाद में उसे कोई नहीं पूछेगा। तो उसने, हरिहर काका ने सत्य को जान लिया था कि अभी नहीं कोई पूछ रहा तो बाद में कहाँ पूछेंगे। सत्य से वो वाकिफ़ हो गए थे। इसलिए जब उसके भाई उसको मारने की धमकी देते थे तो उनको कोई डर नहीं लगा था। उन्होंने अर्थात अपने जीवन पर जीवित रहते हुए मृत्यु पर विजय पा ली थी। उनको डर ही नहीं रहा था किसी भी तरह का, चाहे वो मारें चाहे डांटें, तो ज़मीन तो वह उनको देने वाले नहीं थे। समझ आ गया बेटे? अब है प्रश्न 8। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब रिश्तों की तो आजकल बहुत ही स्वार्थ का बोला बाला है। भाई भाई को नहीं समझता, पिता बेटा को नहीं समझता, बेटा पिता को नहीं समझता, यानी रिश्ते सारे दांव पर लग चुके हैं। आए दिन आपको खबरें मिलती रहती हैं। तो रिश्तों का कोई मोल ही नहीं रह गया है। आज का जो समाज है भौतिकवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। उसको भौतिकता की चकाचौंध चाहिए, सांसारिक विषय वासनाओं की, सांसारिक सुखों की इच्छा चाहिए। तो इस समाज में मानवीय रिश्तों का जो महत्व है वह बहुत कम होता जा रहा है। सभी रिश्तों में स्वार्थ दिखाई देता है। आजकल घरों में बड़े आदमी का महत्व कम होता है। वे घर में सजावटी वस्तु बनकर रह गए। सभी लोग आज की भागती दौड़ती जिंदगी के साथ कदम मिलाने के लिए भाग रहे हैं, जिसमें घरों में किसी के पास भी एक दूसरे का सुख दुख जानने का समय नहीं रह गया। भौतिकवादी और दिखावा पसंद जीवन ने घर में बुजुर्गों और बच्चों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। इससे आज की पीढ़ी जो है मानवीय रिश्तों को समझने में नाकाम हो गई है। समाज में रिश्तों की अहमियत में कमी आने से मनुष्य ने अपना स्वाभाविक स्वरूप भी खो दिया है। तो आज बेटा हम इतने ही प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।